नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वारलॉक ऑफ द मैगोस वर्ल्ड के एक और नए एपिसोड में। चैप्टर का शुरुआत होता है प्रिंसेस लिंग के थॉट से। वो अपने फादर को टेबल के पीछे देखती है और सांस लेती है। उसे लगता है जैसे वो एक अजनबी हो, फिर भी वो अपने फादर की इंसैनिटी को डीपली समझती है। उस मिस्टीरियस पर्सन यानी सार ने उनकी इम्पीरियल फैमिली को किस हद तक दबा के रखा था, ये उनकी हड्डियों में बसा हुआ है। उसे याद है बचपन में जब उसने इस इंसिडेंट के बारे में सुना था, कैसे शॉकिंग सैक्रिफाइसेस इम्पीरियल फैमिली को उसने एकदम दूर होने के लिए करनी पड़ी थी। सबसे इम्पोर्टेंट बात, उसका बैकग्राउंड और ब्लड लाइन उसे सिर्फ अपने फादर के साथ ही खड़ा करता है। कोई दूसरी ऑप्शन ही नहीं है। लिंग अपने दिल में सोचती है वो मास्टर पूरी दुनिया को अपनी बनाना चाहता है, बिना उन लोगों की परवाह किए जो उसमें यहाँ पर रेफ्यूजी ढूंढ रहे हैं। उसे हेल्पलेसनेस के साथ सिर्फ एक ही काम करना है, अपना सब कुछ दे देना है प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए, अपने फादर की मदद करने के लिए। ये फीलिंग एक टूटे हुए कैनियो जैसी सबसे बड़ी समंदर में चलाने जैसा है। मतलब टूटे हुए जहाज को सबसे बड़ी समंदर में चलाने जैसा है। नहीं, उससे भी ज़्यादा डरावनी है। उसे पता है कि अगर दूसरी पार्टी पहले स्ट्राइक करती है, तो पूरी इम्पीरियल फैमिली एक पल में ख़त्म हो जाएगी। शायद उन्हें पहले से पता है कि, लेकिन उन्हें कोई ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ता। जैसे ह्यूमन को कीड़े-मकोड़े की तरफ फाइटिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब ह्यूमन को कि चींटियों से क्या फ़र्क पड़ता है। सीन शिफ्ट होता है जेवियर की तरफ। वो एक ब्लैक क्लॉक में घिरा हुआ है, एक एडवांस सिटी की डिम लाइट को देख रहा है। वो अपनी फिस्ट दबाते हुए बोलता है, कैलरवेन, मैं आ रहा हूँ। क्लैरेन वो सिटी का नाम है, मेन सिटी का नाम है। जीनियस अपनी व्हीलचेयर में वहाँ आता है, गुड न्यूज़ लेकर। उनके ब्रांच मेंबर ने जेवियर के पेरेंट्स को सेफली यहाँ पर सक्सेसफुली एकदम रेस्क्यू कर लिया है और वो अभी इस तरफ से आ रहे हैं। जेवियर सिंसियरली उसे थैंक्स बोलता है। जीनियस हल्का मजाक करता है, ये सब एक्चुअली बॉबी के ऑर्डर थे, और एकदम फुसफुसा के कहता है उसे नहीं, मतलब ना नहीं लगा था कि बॉबी क्राउली की इतनी परवाह करती है, चाहे वो ऊपर से कितनी भी कोड़ दिखे। तुरंत एक हॉट स्टोन जीनियस के कान में पास से गुजरता है, जिसे जेवियर एकदम बेयर हैंड से कैच करता है। बॉबी कोड वॉइस में ना वार्न करती है, अगला वाला उसके माउथ पे टारगेट होगा। तो क्या करें भाई, आगे देखते हैं, इन लोगों का चलता रहेगा। जीनियस टॉपिक स्विच करने की कोशिश करता है, जेवियर के पाल्म की तरफ पॉइंट करके, जो कि ब्लैक स्केल से कवर्ड है, डार्क लाइट इमिट कर रही है। इसी प्रोटेक्शन की वजह से जेवियर बॉबी का अटैक बिना किसी डैमेज के ब्लॉक कर पाया। जेवियर खुद भी कंफ्यूज है, उसकी ये टेरिफाइंग इम्प्रूवमेंट दिन ब दिन तेज हो रही है। उसका ब्लड लाइन हर रोज रोयल कर रहा है, यानी बहुत पावरफुल होता जा रहा है, उसकी बॉडी स्ट्रेंथ हो रही है। बॉबी बताती है कि अब जेवियर उस स्मेली स्नेक यानी क्राउली के 70-80% जितना स्ट्रॉन्ग हो चुका है। मतलब वो अब एक ट्रम्प कार्ड के तरह डिस्पैच किए जाने के लायक है। जेवियर पूछता है कि क्राउली का कोई न्यूज़ है क्या। जीनियस बताता है कि ईस्टर्न सीज से उनका कम्युनिकेशन कम्प्लीटली कट ऑफ हो गया है। लास्ट उन्हें पता चला था कि वो इम्पीरियल गार्ड के अटैक से मिले थे, और उनकी बैड लक ये थी कि वहाँ पे इम्पीरियल फैमिली का एक कोर मेंबर भी था। जीनियस बताता है कि एम्पायर ने रेबल्स की एक पब्लिक लिस्ट रिलीज की है, जो उनके साथ एनकाउंटर में एलिमिनेट हुए, विच माया, स्टिलमैन और टियनसियन। मार्शल आर्ट एसोसिएशन से अच्छी खबर ये है कि अभी क्राउली के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। 3 लीडर की मौत से दूसरी फोर्सेस भी यहाँ पर इंटीमेट हो जाएंगी, क्योंकि तभी उन्हें पता चलेगा कि शैडो एम्पायर कितना टेरिफाइंग है। बॉबी यहाँ पर बोलती है, स्टीलमैन और टियनसियन के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन माया को एनिमी ने नहीं मारा था, उसने विच एसोसिएशन से कॉन्ट्रैक्ट किया है। माया एक डेंजरस प्रोफेसी से मरने वाली थी। उसने अपनी डेथ से पहले सब कुछ अरेंज कर लिया था, अपना सक्सेसर भी सिलेक्ट कर लिया था। जीनियस सोचता है कि अगर माया को पहले से पता था क्या होगा, तो वो ईस्टर्न सीज क्यों गई। अचानक जीनियस की व्हीलचेयर के हैंडल से एक वार्निंग लाइट ब्लिंक होता है। एक पैनिक्ड वॉइस स्क्रीन पर आती है,
ब्लड नेस्ट, हम ट्रांसपोर्ट फ्लीट 3 हैं, हम ब्लैक ऑनिक्स लेक के पास स्पेशल फोर्स के अटैक में हैं, एसेस्टिशन रिक्वेस्टिंग, यहाँ पर कोई दो मदद भेजिए, रिपीट रिक्वेस्टिंग, यहाँ पर मदद भेजिए। जेवियर अपने हाथ भींचते हुए यहाँ पर ना बोलता है, उसके पेरेंट्स उसी फ्लीट में हैं। वो गुस्से में बोलता है, उसे लगता था जिल को बचाने के बाद वो कैपिटल में अपनी फैमिली से रीयूनाइट होगा, लेकिन अब ये उसकी आँखें हल्की रेड हो जाती हैं और वो तुरंत निकल पड़ता है। वो भी थोड़ी झुंझुलाते हुए जीनियस को रेस्क्यू टीम प्रिपेयर करने को कहती है और खुद एक हरिकेन की तरह जेवियर के पीछे चली जाती है। जीनियस यहाँ पर लंबी सांस लेता है और बोलता है हमेशा उसे भी पीछे रहना पड़ता है। उसके नीचे की ज़मीन एकदम स्प्लिट होके एक एलिवेटर रिवील होता है और कुछ किलोमीटर ट्रैवल करके एक बड़ा बेस रिवील होता है। जीनियस सेंट्रल कंट्रोल रूम में सारे मेंबर को अलर्ट करता है कि एक अर्जेंट रेस्क्यू मिशन चलाना चाहिए यहाँ पर। ब्लड लाइन एलायंस के ज़्यादातर मेंबर के पास सिटीजन रिकॉर्ड है, जिससे इम्पीरियल इन्फेक्शन में उन्हें एडवांटेज मिलता है। इस बार ट्रांसपोर्ट फ्लीट को एक टूरिस्ट बस की तरह डिस्गाइज किया गया था, जिसमें बच्चे और बुजुर्ग लोग भी थे, ताकि आउटसाइडर उन्हें इनिमी से लिंक ना कर सकें। लेकिन जब जेवियर ब्लैक ऑनिक्स लेकर पहुंचा, तो उनसे उसने देखा कि न 3 टूरिस्ट बसेस और उन पे लगी फ्लेम्स जैसी उसके इनकॉम्पिटेंस पे हंस रही थी। मतलब यहाँ पर घेर लिया है। वो भी जेवियर के पास जाके उसके शोल्डर पकड़ती है, उसे रैश ना होने की वार्निंग देती है। वो बताती है कि लगता है उन्हें कैप्चर टीम ने पकड़ा है, एक्सटर्मिनेशन टीम ने नहीं, बल्कि उनके सर्वाइव करने की अभी भी उम्मीद है। वहाँ बहुत सारे पुलिसमैन सीन यहाँ पर सील कर रहे हैं। हो सकता है कि कुछ स्पेशल फोर्स मेंबर भी छुपे हुए हो वहाँ पर। जेवियर यहाँ पर दांत पिसते हुए मुश्किल से एक शब्द बोलता है, ठीक है। जब दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, एक मिडल एज्ड मैन जेवियर का रास्ता रोकता है। यंग मैन, लगता है तुम्हें हेल्प चाहिए। बॉबी पजल्ड होकर चिल्लाती है, जेविस। और जेवियर का सबकॉन्शियस रिएक्शन अटैक करना होता है। उसके स्नेक बाइट फिस्ट एक्टिवेट हो जाते हैं। आखिर प्रोपोगंडा की वजह से जेविस ब्लड लाइन अलायंस के लिए डेविल के बराबर है। लेकिन मिडल एज्ड मैन अपने शैडो आर्म से 2 ब्लैक मेटल आर्म निकालता है, जो क्रॉस बना के जेवियर के अटैक को ब्लॉक कर देता है। वो कहता है, मैं जेविस नहीं हूँ, अभी मुझ पे बिलीव करना होगा। वो स्मार्टली नियर बाय पुलिसमैन को अपना आईडी दिखा के उन्हें कन्विंस कर देता है और सैल्यूट करता है अपना सिंसियरिटी दिखाने के लिए, क्योंकि अगर उसे बुरा इंटेंशन होता था उसका, तो वो सिर्फ चिल्ला देता। वो भी यहाँ पर ना शक्किया अंदाजे में साथ कहती है कि वो सच में जेविश नहीं है, लेकिन ऐसे हाई लेवल्ड रैपिड शैडो सिर्फ आर्मी मेंबर यूज करते हैं और उनके पास अपनी आइडेंटिटी मार्क्स करने के यूनिक तरीके होते हैं, इसलिए वो भी ना कुछ अच्छा नहीं लगता उसे। मैन यहाँ पर ना दोनों को एक शेड्यूल्ड जगह पे ले जाता है और एक इलेक्ट्रॉनिक बॉल से एक ट्रांसोलेंट एनर्जी फील्ड बनाता है, ताकि वो प्राइवेटली बात कर सकें। जेवियर को नोटिस होता है कि न इस आदमी में जेवियर से एक छोटा सा डिफरेंस है। उसके साइड वंस पे एकदम ग्रोइंग हेयर है, जो दिखाता है कि वो जेविस से ओल्डर है। रोबी तुरंत आइडेंटिफाई करती है कि ये शैडो पल्स जैमर है, जो आर्मी ने डेवलप किया था। मतलब ये आदमी एक मिलिट्री ऑफिशियल है। वो मैन अपना इंट्रोडक्शन देता है, एड फॉर्मर टू डैट। मैं कभी हेडक्वार्टर में एंटी एयर टीम का हेड था, लेकिन अब मैं सिर्फ एक ग्लोरीफाइड रिटायर हूँ, एक अनएम्प्लॉयड अंकल। वो अपना नाम बताता है, सिलाइफ, जेविस का बड़ा भाई। बॉबी कंफर्म करती है कि उनके पास सिलाइफ के बारे में कुछ इंटेल है, लेकिन वो पूछती है कि वो अपने एम्पायर और अपने छोटे भाई को छोड़ के उनकी हेल्प क्यों करेगा। सिलाइफ यहाँ पर सिंसियरली एक्सप्लेन करता है, शुरू में वो कंट्री के प्रति लॉयल था, लेकिन रिटायर होने के बाद उसने अपने पुराने कनेक्शन यूज करके जेविस से प्रोजेक्ट एक्स के प्लान ऑब्टेन किए, और उसे ये सब होने से रोकना ही होगा।
सी लाइव अपना प्लान एक्सप्लेन करना कंटिन्यू करता है। एम्पायर ऑर्डिनरी ह्यूमन को जेनेटिक मैनिपुलेशन से एलिमिनेट करना चाहता है। ट्री ऑफ लाइफ के थ्रू, मतलब ट्री ऑफ लाइफ के थ्रू उनके माइंड्स कंट्रोल करके पूरी दुनिया को पपेट बनाना चाहता है। उसके चेहरे पे एक राइटियस लुक है जब वो कहता है कि ये विकेडनेस है, एंशियंट एम्पायर की सबसे बुरी क्रूएलिटी, बहुत ज़्यादा गंदी और ज़्यादा भयानक चीज़ है। सी लाइफ बताता है कि मिलिट्री के कुछ ऑफिशियल जो प्रोजेक्ट डिटेल एक्सेस कर सकते हैं, उनसे ये एक्सेप्ट नहीं हुआ। उन्होंने सीक्रेटली एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, अपनी फोर्स यूनाइट करके इम्पीरियल फैमिली की इस जो है ना, इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट रजिस्ट करने के लिए। वो भी अपने आर्म क्रॉस करके हल्के डाउट के साथ कहती है, अफ़सोस की बात है कि तुम्हारे भाई जेविस को इसके बारे में पता ही नहीं। ये सुन के सी लाइफ का एक्सप्रेशन यहाँ पर थोड़ा ना अलग हो जाता है। वो बताता है कि जेविसी उसकी इस रेविलियन की असली वजह है। वो अपनी नेक से एक गोल्डन नेकलेस निकालता है, जिसका लॉकेट एक ओवल सेल शेप का है। अंदर एक फैमिली फ़ोटो है। फ़ोटो में 3 लड़के हैं, 2 सी लाइव और जेविस जैसे दिखते हैं, और एक ना तीसरा रेड हेयर्ड बॉय जो शॉर्ट से, मतलब ब्लैक एंड वाइट शर्ट पहने हुए, थोड़ा शाई दिखता है। ये उनका तीसरा भाई था। सिलाइव रिवील करता है कि तीनों भाई पहले बहुत क्लोज थे, लेकिन जब वो आर्मी में ज्वाइन हुए, सिलाइव की एक कॉम्पेसिशन भरी गलती की वजह से उनका तीसरा भाई वेजिटेबल बन गया, मर गया होगा। वेजिटेबल लिखा है। उसमें अब ना सोचने की एबिलिटी नहीं है। अच्छा, इसको यूज़ किया गया था क्या गिनेवा पिग की तरह? उसकी कंडीशन बहुत ट्रिकी है, क्योंकि इसमें सोल इन्वॉल्व है। एम्पायर की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी भी उसे ठीक नहीं कर पाई। तब से जैब इसी लाइफ से नफ़रत करता है। उसकी पर्सनैलिटी एक्सट्रीम और ब्रूटल बन गई है, और उसने इसी एंगर का यूज़ करके स्पेशल फ़ोर्स में क्विकली राइज़ किया। जेवियर को अचानक दोनों भाई सी लाइव और जेविस के, मतलब ना, तरस आता है, क्या बोलें अभी। वो भी जो है ना यहाँ पर पूछती है कि उसका भाई की मौत का एम्पायर के प्रति उसकी लॉयल्टी से क्या लेना देना है, क्या ये एक्स प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। सी लाइव क्लैरिफाई करता है यहाँ पर, नहीं, ये एम्पायर का ट्री ऑफ लाइफ प्रोजेक्ट है। वो एकदम कैजुअली क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन शेयर करता है। इस प्रोजेक्ट का गोल है रैपिड शैडो के थ्रू मैजिक का यूज करके इमेंस प्रेशर से शैडो वेव को डायरेक्टली ह्यूमन में इम्प्लांट करना। इससे रॉयल फैमिली को उनके थॉट, यहाँ तक कि उनकी सोल पे भी कंट्रोल मिल जाएगा। आखिर में शैडो वर्ल्ड के सारे ह्यूमन एक हाइव माइंड में इंट्रोगेट हो जाएंगे, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्जिस्टेंस बनते हुए। यही वजह है कि जेविस एम्पायर के प्रति लॉयल है। ट्री ऑफ लाइफ ही उनके भाई का रिकवरी का आखिरी उम्मीद है। शैडो वेव के इम्प्लांटेशन से जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर रेजोनेंस मिलेगी, वो उनके भाई को वापस ला सकती है। इसके साथ एम्पायर ने कुछ हायर अप्स को भी उनकी सोल पे कुछ एनाटोमी देने का प्रॉमिस भी किया है। इसलिए कुछ लोग अभी भी लॉयल हैं, एक ऐसा एम्पायर जिसे वो कंट्रोल करते हैं। कोई पब्लिक ओपिनियन या रेजिस्टेंस की चिंता नहीं है। कुछ लोगों के लिए ये हेवन जैसा है, लेकिन ये तो हेल ही है ना। जेवियर पूछता है कि सी लाइफ भी तो इससे बेनिफिट उठा सकता है। जब ये हो जाएगा, दोनों भाई फिर से खुश रह सकते हैं ना। सी लाइफ थोड़ा हेजिटेट करता है अपने पेंडेंट को सहलाते हुए। वो कहता है कि उसकी सिर्फ एक विश है कि उसका छोटा भाई रिकवर हो जाए। इसके लिए वो सब कुछ सेक्रीफाइस करने को तैयार है, लेकिन उसका भाई कभी ऐसी डार्क दुनिया में जागना नहीं चाहेगा। वो एक लंबी सांस लेता है। मैंने एक बार गलती की थी, लेकिन अब दोबारा नहीं करना चाहता। क्या तुम हमारे साथ इस फाइट में हाथ मिलाओगे? बॉबी यहाँ पर डिस्डेन से कहती है कि उसका रीजनिंग फ्लॉड है, लेकिन जेवियर को लगता है नेगोशिएशन टूट जाएगा, तो वो कंटिन्यू करता है। चाहे एक एम्पायर का अंडरकवर एजेंट भी ऐसा फ्लॉलेस बैकग्राउंड बना सकता है, लेकिन अभी के लिए वो सिलाई पे बिलीव करेगा। और यहाँ पर बात ना बनने पर ना, वो ऐड करता है कि उनके लोगों के बीच इतनी बार क्लैशेस हुए हैं कि अब वो एक दूसरे से नफरत करते हैं।
इसलिए वो साथ में एक्ट नहीं कर सकते, सिर्फ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं अभी के लिए। सी लाइव कुछ देर बाद एग्री कर लेता है। एग्री करने के बाद यहाँ पर बॉबी पूछती है कि स्टारी टूरिस्ट बस वाले ब्लड लाइन कैरियर बच्चे और बुजुर्ग कहाँ भेजे गए थे। सी लाइव बिना हिचकिचाए रिवील करता है, सिल्वर माउंटेन रिसर्च इंस्टीट्यूट, और यहाँ पर इंस्टीट्यूट में भेजा गया है जो कैरल के पास है, और कोऑर्डिनेट्स भी दे देता है। शायद वो ये भी इसलिए कर रहा है ताकि बॉबी का ट्रस्ट जीत सके। सिलाई बताता है कि ये स्पेशल फोर्स का ट्रेनिंग और लॉजिस्टिक सेंटर है। रिसेंटली उन्हें बहुत नुकसान हुआ है, इसलिए वो नए रिक्रूट कलेक्ट कर रहे हैं ट्रेनिंग के लिए। सर्वाइवल चांस बहुत हाई है। उनके पास कुछ क्रूशियल एंट्रेंस के पासवर्ड भी हैं। जेवियर एक्साइटेड होके सिलाइब का आर्म पकड़ता है और बोलता है, मेरी बहन का क्या, क्या क्या जिल वहाँ है? सिलाइब पोलाइटली कहता है कि उसने ये नाम कभी नहीं सुना, लेकिन अगर जेवियर को बहन यंग है और इम्पीरियल कैपिटल में भेजी गई है, तो इसका मतलब है उसका इनेट टैलेंट बहुत हाई है। उसको वहाँ भेजे जाने का स्ट्रॉन्ग चांसेस है। जेवियर रिजॉल्व करता है अपने दिल में, जिल, मॉम, डैड, मैं जल्दी ही वहाँ पहुँचूँगा। सिलाइब कहता है कि अगर उन्हें और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो लोग कैपिटल के गोल्डन पर्पल फ्लावर रोड बिल्डिंग 377 में उससे मिल सकते हैं। कोड वर्ड है ओपन टू लिप्स। एक्सप्लेन एक्सप्लेन करने के बाद सिलाइव अपना पल्स जैमर स्टो करके डार्कनेस में बैनिश हो जाता है। बॉबी अपने टीम से कंफर्म करती है कि सी लाइव यहाँ पर गया है और कोई एम्बुश ट्रेस नहीं है। वो रेस्क्यू टीम भेजने को ऑर्डर देता है। कुछ सोल्जर सराउंडिंग से इमर्ज होते हैं, जिससे जेवियर चौंक जाता है। बॉबी जीनियस से कांटेक्ट करती है, उसे सिल्वर माउंटेन रिसर्च इंस्टीट्यूट का मैप और पासवर्ड भेजता है, मतलब भेजती है। उसे एकदम ना फायर वॉल एलिमिनेट करके बिस को हाफ आवर में पैरालाइज करने को कहती है। जीनियस यहाँ पर मजाक में कहता है कि ये सब पासवर्ड देने से उसे हैकिंग का कोई चैलेंज नहीं मिला, जैसे चीट उसे, मतलब ना उसे चीट यूज कर रहा हो वो, मतलब यहाँ पर क्या बोले, चैलेंज चाहिए उसे तो। उसने तो पहले ही पासवर्ड वगैरह सब दे दिया है ना, तो अब चैलेंज नहीं रहा, हैक कैसे करेगा वो, पासवर्ड पहले से ही उसके पास है तो। वो भी जेवियर से पूछता है, क्या वो इस इम्पीरियल कैपिटल में, जहाँ सबसे पावरफुल गार्ड हैं, कुछ बड़ा करने की हिम्मत रखता है? जेवियर डिक्लेयर करता है, डरने की क्या बात है, असल में वो अंदर से डरा हुआ है, लेकिन अपनी फैमिली के अंदर ट्रैप्ड होने की वजह से उसे जाना ही होगा। जब बॉबी अपने ब्लड लाइन अलायंस इलाइट को लेकर सिल्वर माउंटेन रिसर्च इंस्टीट्यूट अटैक करने पहुंचती है, उनके कुछ कंप्लीटली उसे न अनएक्सपेक्टेड दिखता है। वहाँ कोई हैवी गार्ड नहीं है, बल्कि एक ऑलरेडी रूइंड बेस है। बॉबी कंफ्यूज है, क्या किसी ने पहले ही उनसे आगे निकल के या ये काम कर दिया है? वो पॉसिबिलिटीज सोचती हैं। कोवेन नहीं, कोई मैजिक अटैक के ट्रेसेस नहीं है। नाइट ऑफ द राउंड टेबल या मार्शल आर्ट एसोसिएशन, उनके ज़्यादातर इलाइट ऑलरेडी मर चुके हैं। वो खुद को भी नहीं संभाल सकते। सी लाइव, उनके पास इससे कोई फ़ायदा नहीं है। एक स्कोट रिपोर्ट करता है कि फाइटिंग ट्रेसेस बहुत रिसेंट है और एनिमी शायद एक स्मॉल फोर्स या एक अकेला इंसान था। वो यहाँ पर एवैक्यूएट करने की सलाह देते हैं, क्योंकि एम्पायर जल्दी ही यहाँ पर रिस्पॉन्ड करेगा। तभी एक ब्लैक सिलेहुट सिल्वर माउंटेन रिसर्च इंस्टीट्यूट से बाहर निकलता है। सबकी अलर्ट नज़रें तुरंत रिलैक्स हो जाती हैं जब वो उस फेमिलियर चेहरे को पहचानते हैं, और बॉबी खुशी से चिल्ला उठती है, क्राउली। क्राउली हाथ जोड़ के हल्का सा हंसता है, आ गया इसका पहला 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 प्यार। उसने अकेले ही स्पेशल फोर्स को क्लियर कर दिया, ब्लड लाइन कैरियर और कैप्टिव्स को सेफ्टी में भेज दिया, और सबको वेट करता रहा यहाँ पर मिलने के लिए। लेकिन जेवियर को लगता है कि उसके अराउंड की एयर ड्रैस्टिकली बदल गई है। क्राउली के ब्लड लाइन से एक प्रेशर आ रही है, जिससे जेवियर के माथे पे कोल्ड पसीना आने लगता है। उसकी बॉडी में एक कंटिन्यूज डिजायर है, जैसे वो सरेंडर करना चाहता हो। बॉबी क्राउली को देखती है, थोड़ा सस्पिशियस टोन में पूछती है, इतने देर कहाँ मर गए थे तुम? क्राउली काफ़ी बदला हुआ लगता है, लेकिन
एट द सेम टाइम नॉर्मल भी लग रहा था। क्राउली यहाँ पर जेवियर को कहता है कि ना ये बात बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसकी स्टोरी काफ़ी बिजार है, ऑलमोस्ट एक फेरी टेल जैसी। वो रिवील करता है कि अभी वो एक माइटी लेडी के अंदर काम कर रहा है। अगर जेवियर उसे मिले तो वो अपना सेंटेंस अधूरा छोड़ देता है, जैसे जेवियर को खुद भी समझ ना आया हो। और यहाँ पर जेवियर इमोशनल होके क्राउली की तरफ दौड़ता है, कुछ कहना चाहता है, लेकिन वर्ड उसके गले में अटक जाते हैं। एम्बैरेसमेंट से उसका चेहरा रेड हो जाता है। क्राउली बताता है कि उसने जेवियर के पेरेंट्स को रेस्क्यू कर लिया है, लेकिन उसके चेहरे पे रिग्रेट आ जाता है। उसे जिल नहीं मिली। वो माफ़ी मांगता है। बॉबी जेवियर के डिप्रेस्ड सर पे हल्का सा थप्पड़ मारता है और कहता है कि अभी इन माइनर डिटेल की बात करने का टाइम नहीं है। इम्पीरियल गार्ड 5 मिनट में उन्हें सराउंड कर देंगे। उन्हें तुरंत निकलना होगा। सीन शिफ्ट होता है इम्पीरियल कैपिटल कैरवेल के पैलेस में। प्रिंसेस लिंग अपने फादर को सिल्वर माउंटेन रिसर्च इंस्टीट्यूट का एक्टिव अटैक की रिकॉर्डिंग दिखाती है, जिसमें क्राउली शैडो से सराउंड दिखाता है और क्राउली का ही दिखाया गया है। ये आदमी है एम्परर एरागोन, ग्रेइंग हेयर वाला, ग्रेसफुल मास्टर ऑफ द शैडो एम्पायर, जो सेरेन यहाँ पर सब कुछ इम्पीरियल आर्मी की फेलियर या स्पेशल फोर्स का लॉसेस उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। वो लिंक को एकदम यहाँ पर बोलने बोलता है कि ना ये इशू एकदम ना मिलिट्री को हैंडल करने दो, उसका सिर्फ एक ही गोल होना चाहिए, द प्रोजेक्ट। लिंक एक और रिपोर्ट देती है, उसने एक नया सुइटेबल बॉडी ढूंढ लिया है जो प्रोजेक्ट से रेजोनेंस करता है। एम्पर यहाँ पर इस बात में इंटरेस्ट लेता है। लिंग एक्सप्लेन करती है कि उसने स्पेशल फोर्स को ऑर्डर दिया है कि उस लड़की को यहाँ लाया जाए। टेस्ट से पता चलता है कि उसकी सोल की प्योरिटी एक्सट्रीमली हाई है। वो आई एरे और कन्वर्टर के इफेक्ट को कम्प्लीटली यहाँ पर झेल सकती है। लिंग एक इमेज शो करती है, एक कर्ल्ड अप यंग गर्ल इनक्यूबेटर में, आंखों पे अभी भी आंसू के ट्रेसेस हैं, आंखें बंद हैं। ये है जेवियर की बहन जिल। एम्परर आरोगोन को ना इस गर्ल की ओरिजिन या सफरिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ डाटा और रिसर्च रिजल्ट से वो खुश है। वो रिवील करता है कि जिल 12th है और उसे ट्री ऑफ लाइफ प्रोजेक्ट का फाउंडेशन कंप्लीट हो गया है। वो लिंक की तारीफ करता है और कहता है कि इसलिए ही वो उसकी सबसे प्यारी बेटी है। एम्परर आरागोन का गोल है ट्री ऑफ लाइफ से बनने वाले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बीइंग के कॉन्शियसनेस पे डोमिनेट करना, ताकि वो मिस्ट्रेस ऑफ द नाइट के कंट्रोल से फाइट करने की पावर हासिल कर सके। लेकिन ये बहुत मुश्किल है, खासकर इतने सारे ह्यूमन की कॉम्प्लेक्स इमोशन की वजह से। वो खुद अकेले इतनी पावर डाइजेस्ट नहीं कर सकता। इसलिए उसने कुछ ट्रांसफ़र नोट्स इस्टेब्लिश किए हैं जो इंसैनिटी और इविल के सिग्निफिकेंट अमाउंट एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे प्रोसेस आसान हो जाता है। रिसर्च से पता चला कि सोल रिफाइनिंग एरे के लिए 12 फीमेल्स चाहिए, 12 लड़कियां चाहिए जिनकी सोल एक्सट्रीमली प्योर हो। सिर्फ यंग चिल्ड्रन में ऐसी प्योरिटी मिलती है। ये उन्हें अपनी स्ट्रेंथ कॉल करने की एबिलिटी देता है, इविल को प्यूरिफाई करने के लिए। आगे जो भी हो, वो सोल्स एकदम प्रेशर को ना झेलते हुए क्या झेल पाएंगी या मर जाएंगी, एम्परर को इसकी कोई परवाह नहीं है। उसके हिसाब से ये लड़कियां ऐसी सिग्निफिकेंट कॉज के लिए अपनी ज़िंदगी सेक्रीफाइस करके खुश होनी चाहिए। कुछ देर एक्साइटमेंट करने के बाद एम्परर एक शॉकिंग सेंटेंस बोलता है, उस फेलो को रिपोर्ट करने का मौका ढूंढो। एम्पायर की प्रिपरेशन कंप्लीट है। लिंक समझ जाती है अब जल्दी सब शुरू होने वाला है। एम्परर बाहर से एकदम यहाँ पर ना खुश लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में फ्लेम्स छुप नहीं पाती। अब वापस जेवियर की तरफ सीन शिफ्ट होता है। वो कंफ्यूज है कि क्राउली उसे कहाँ ले जा रहा है। जब से वो वापस आया है, उसके अराउंड एटमॉस्फेयर एकदम बहुत ज़्यादा डेंस है, जैसे उसने कोई नया मास्टर एक्वायर कर लिया हो। क्राउली बताता है कि कुछ चीज़ें सिर्फ देखने से ही बिलीव होती हैं और एश्योर करता है कि वो उसे हार्म नहीं करेगा।
एक्चुअली अगर उन्हें उस पर्सन की असिस्टेंट मिल जाए, तो जिल को बचाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगे। क्राउली जेवियर को इम्पीरियल कैपिटल के आउटस्कर्ट में एक रेड विला तक ले जाता है। ये एस्टेट उनसे ट्रैवल करते वक़्त परचेज़ की थी उन्होंने, एक हाउसकीपर और उसके डिसेंडेंट के अकाउंट पे लिखी हुई है, इसलिए एक्सट्रीम सेफ है। क्राउली प्राइड के साथ बताता है कि उसकी मास्टर जिसे वो दिल से सर्व करता है, अंदर ही है। अचानक जेवियर के पैर कमज़ोर पड़ जाते हैं, उसकी बॉडी में ब्लड एकदम बहने लगता है, उसकी आँखें स्कारलेट हो जाती हैं, चेहरे और हाथों के पीछे फाइन स्केल इमर्ज होते हैं, ब्लड लाइन रेजोनेंस वो एकदम यहाँ पर स्पीड करता है, स्नेक की हिसिंग जैसी आवाज़ में। भीला उसकी नज़रों में एक ब्लड रेड व्हिर्लपूल बन जाता है, जो उसे अटैक कर रहा है। उसकी फ्री विल फाइट करती है, लेकिन उसका रेजिस्टेंस कमज़ोर पड़ रहा था। वो ऑलमोस्ट गिव अप करने वाला होता है। तभी एक वॉइस सुनाई देती है, ऑल स्नेक, अपने जूनियर को पहली बार मिलते ही ऑपरेस करना बंद करो। जब तुमसे पहली बार मिला था, तब भी तुमने यही किया था। ये वॉइस प्रेशर को एकदम तुरंत ब्रेक कर देता है। बिला जेवियर की नज़रों में नॉर्मल हो जाता है, जैसे वो सब कुछ एक इल्यूजन था। जेवियर चौंक जाता है, उसने ये वॉइस पहचान ली, मतलब पहचानी-पहचानी लग रही है। वो पीछे मुड़ता है और देखता है एक क्लॉक्ड फिगर, ब्लैक स्टाफ लिए, लेलिन। जेवियर एक्साइटेड होके पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है? उसे याद है कैसे लेलिन ने ग्रेटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में अपनी बहुत ज़्यादा काबिलियत एबिलिटी दिखाई थी। लेलिन लाफिंगली यहाँ पर हँसते हुए जेवियर के क्वेश्चन को अवॉइड करता है, सिर्फ ग्रीट करता है यहाँ पर। क्राउली लेलिन के प्रति बहुत सस्पिशियस होता है, लेकिन अचानक जैसे ही उसे कुछ पता चलता है, उसका एटीट्यूड कंप्लीटली फ्लिप हो जाता है। वो हम्बली लेनिन को ना वेलकम करता है। मिस्ट्रेस स्नेक डॉगर अंदर आपका वेट कर रहे हैं। लेनिन बिना किसी यहाँ पर कॉर्टेसी के क्राउली को एक सर्वेंट की तरह ट्रीट करते हुए अपना हा हैट हेड जो है और स्टाफ उसे थमाता है। क्राउली के साथ वो अंदर जाते हैं, जहाँ स्नेक डॉगर है। स्नेक डॉगर लेनिन को योर मैजेस्टी कह के ग्रीट करती है, और क्राउली ऑटोमेटिकली उसके साथ एक प्रॉपर सर्वेंट की तरह खड़ा हो जाता है। वो इतनी एलोरिंग है कि जहाँ भी हो, सबका अटेंशन अपनी तरफ खींच लेती है। जेवियर की आंखें वाइड ओपन और ब्लड शॉट हो जाती हैं। उसका हार्ट इतनी तेज़ी से धड़कता है कि उसकी पोर्स से खून लीक होने लगता है। ये फीलिंग क्यों? ये फीलिंग क्यों? लेलिन स्माइल के साथ एक्सप्लेन करता है, यही है स्नेक डॉगर, जेवियर के ब्लड लाइन का ओरिजिन। जब भी वो उनसे मिलेगा, ऐसे स्टेट में चला जाएगा। इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, खुद बीइंग ऑफ लॉ बनना, उनके कंट्रोल से कंप्लीटली ब्रेक अवे करना। स्नेक डॉगर लेलिन की तरफ एक लुक फेंकती है, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, फिर भी उसकी चाम बनी रहती है। क्राउली तुरंत अपनी नज़रें फेर लेता है, जैसे उसे पता हो कि अगर वो देखता रहा तो खुद की ही बेइज्जती कर बैठेगा। स्नेक डॉगर क्राउली को ऑर्डर देती है कि वो अपने डिसेंडेंट जेवियर को डाउन स्टेयर के पास ले जाए, क्योंकि उसके उसे ना पता है कि वो क्यों आया है। उसे लॉर्ड लेलिन के साथ कुछ और ज़रूरी डिस्कस करना है। क्राउली और जेवियर दोनों के लिए अपने ब्लड लाइन के ओरिजिन के इंस्ट्रक्शन सबसे इम्पोर्टेंट है। चाहे उनकी जान भी जाए, वो उन्हें फॉलो करेंगे। क्राउली सैल्यूट करता है और जेवियर को सपोर्ट करते हुए बाहर ले जाता है। अब लेलिन और स्नेक डॉगर अकेले हैं। लेलिन थोड़ी जोकिंग टोन में कहता है कि यह पहली बार है जब दोनों के रियल बॉडीज शैडो वर्ल्ड में मिले हैं। अगर मिस्ट्रेस ऑफ द नाइट ने उन्हें डिस्कवर कर लिया, तो ये उसके लिए एक बढ़िया चांस होगा सब कुछ एक झटके में सॉल्व करने का। लेकिन ये कहते ही उसका फेस एकदम यहाँ पर स्थिर हो जाता है, जैसे वो किसी सोच में पड़ गया हो, क्योंकि एक बीइंग ऑफ लॉ के एक्शन और वर्ड का वर्ल्ड पे डीप इम्पैक्ट होता है, ऑलमोस्ट प्रोफेटिक होता है। स्नेक डॉगर अपनी पुपिल्स ब्लिंक करती है, उसकी गेज एकदम यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा ना चार्म वाली है। वो बताती है कि सार का होल्ड शैडो वर्ल्ड पे अभी काफ़ी वीक है, जिससे उसे कुछ चीज़ें करने का मौका मिलेगा। वो रिवील करती है कि उसने प्लान फॉलो किया है, कॉवेंस ऑफ द विचेज मार्शल आर्ट एसोसिएशन और नाइट ऑफ द राउंड टेबल को सप्रेस किया गया है, और साथ ही उसने उन्हें कुछ इनसाइड न्यूज़ लीक कर दी हैं,
अब वो प्रॉपरली कैपिटल की तरफ रश कर रहे हैं, चाहे पता नहीं कितना काम आएँगे। स्नेक डॉगर अपने शैडो वर्ल्ड के डिसेंडेंट के प्रति ना बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। उसे स्पेशली उसने ना लेलिन से रिक्वेस्ट किया है कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ वाले ऑर्गेनाइजेशन में पॉसिबल कियोस को सप्रेस करे, उन्हें कैपिटल की तरफ गाइड करे। लेलिन इसमें कुछ अजीब सा महसूस करता है। स्नेक डॉगर एक्सप्लेन करती है कि वो और कुछ और बीइंग ही शैडो वर्ल्ड की सारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर का सोर्स हैं, इसलिए ये डिसेंडेंट उनके लिए यूज़फुल होंगे। लेकिन उससे पहले ही लेनिन का एक्सप्रेशन यहाँ पर बदल जाता है। अचानक पूरी शैडो वर्ल्ड में एक लाउड हाउल सुनाई देती है। एक ह्यूज पर्पल गोल्ड नेट का पूरी दुनिया पे यहाँ पे मैटेरियलाइज होता है, इंचांटिंग ब्यूटी के साथ। स्नेक डॉगर कंफ्यूज होके बुदबुदाती है, वर्ल्ड की ओरिजिन फोर्स यहाँ पर बॉईल हो रही है। मिस्ट्रेस ऑफ द नाइट का क्या क्या प्लान कर रही है वो? लेनिन यहाँ पर एकदम ग्रीम हो जाता है। उसे लगता है कि सार उनके एलाइज को टारगेट कर रही है और उन्हें भी अपने ट्रैप में खींच रही है। स्नेक डॉगर यहाँ पर पूछती है कि क्या ट्रायल आई और बाकी ऑलरेडी डिस्कवर हो चुके हैं? स्नेक डॉगर कहती है कि ना, चाहे सार रैंक 8 के पीक पे सिर्फ एक स्टेप दूर हो, पीक से एक स्टेप दूर हो, उनके उनके न भी ना पास मतलब ना मासा जैसे अदर विंग ऑफ लॉ हैं। अगर सार सच में शैडो वर्ल्ड से बाहर निकलने की हिम्मत करती है, तो ये उनके लिए एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगा। लेकिन लेनिन अपना सर हिलाता है। उसे लगता है अगर सार इतना बड़ा स्टेप ले रही है, तो उसे पूरा कॉन्फिडेंस होगा कि ये वर्क करेगा। उन्हें हिडन ही रहना चाहिए। लेनिन को इस पॉइंट पे ना सार के प्रति थोड़ा रिस्पेक्ट भी आता है। शैडो वर्ल्ड जिसकी ओरिजिन फोर्स उसे प्रोटेक्ट करती है, उसे बाहर निकालने की हिम्मत करना काफ़ी बड़ा ना कदम है। चाहे ये सिर्फ उसका ना अवतार ही क्यों ना हो, क्योंकि ये अवतार उसकी ज़्यादातर पावर होल्ड करता है। अगर ये फॉल हो गया, हार गया, तो सार बेल्ज़ेबub जैसी या उससे भी बुरी कंडीशन में पहुंच जाएगी। और अब इस सीन शिफ्ट होता है शैडो वर्ल्ड के बाहर। ओरिजिन फोर्स के बॉइलिंग सीस की रोशनी में सार अपने ब्लैक गाउन में अपीयर होती है। वो एक कदम आगे बढ़ाती है और एस्ट्रल प्लेन उसके पाँव के नीचे एक पाथवे बनाता है, जिससे वो इंस्टेंट में एस्ट्रल प्लेन तक पहुंच जाती है। उसकी रैंक एट स्टेंट इरप्ट हो जाती है, कई लॉ के औराज मर्ज करते हुए एक जाइजेंटिटिक ब्लैक माउंटेन को एस्ट्रल प्लेन में स्वीप करते हुए। एक छोटे प्लेन जितना बड़ा माउंटेन इंस्टेंटली सेटर हो जाता है, ब्लैक डस्ट शैडो द्वारा डेवर हो जाता है। बाहर से देखने में लगता है जैसे सार के हाथ में एक मैसिव ब्लैक होल हो, सब कुछ कुछ ही बिना किसी ट्रेस के शक कर रहा हो। वो स्माइल करती हुए बोलती है, मिल गया तो, अपनी जेड जैसी उंगली से एक ग्रेन ऑफ डस्ट की तरफ पॉइंट करते हुए। वो एब्जॉर्ब मतलब ना नहीं हुआ। स्पेस वायलेंटली ट्रेम्बल करने लगता है और एक हिडन प्लेन गोल्डन रेडिएशन के साथ खुलता है। ट्रायल आई, जस्टिस, जजमेंट। गोल्डन लाइट एक सॉन्ग की तरह बहने लगती है, एक लार्ज वर्टिकल पुपिल शेप की रूइन बनाते हुए। यह है ट्रायल आई, द फाइनल जज, जो बाहर आता है लाइट और इलेक्ट्रिसिटी की पावर के साथ। सार पूछता है कि ये उसके अगेंस्ट क्यों जा रहे हैं। उसका बॉडी भी इस जाइंट आई के सामने ग्रो करता है, जो पूरे एस्ट्रल प्लेन तक स्पैन हो जाता है। सार आखिर में इसे आई के साथ एक सार ज़्यादा मतलब ना ज़्यादा टॉल हो जाती है। वो सार आई से भी ज़्यादा टॉल हो जाती है, एक पूरे वर्ल्ड की प्रेशर के साथ। ट्रॉल आई अपना एक्शन से जवाब देता है, मैं कॉन्ट्रैक्ट गार्ड कर रहा हूँ और रूल इन्फोर्स करता हूँ। एक बाउंडलेस गोल्डन लाइट से एक होली लांस बनाता है, ट्रायल आयर और जस्टिस के लॉ के साथ फ्लिकर करते हुए। सार एकदम यहाँ पर कहती है कि उसे ऐसा कोई इस जैसा अपने साथ काम करते हुए चाहिए था। उसके हाथों में एक लार्ज ग्रीन वेब अपीयर होता है, लांस को एकदम मीट करने के लिए। ये सार ने खुद कंस्ट्रक्ट किया है, जो मिस्टर वेव या शैडो वेव जितना नहीं नहीं है, लेकिन फिर भी ट्रायल आई को रेस्टेंट करने के लिए काफ़ी है। शैडो के थ्रेड गोल्डन रूइंस को अराउंड ट्विन होते हैं, उनके उन्हें न करोड़ करते हुए। ये क्लियर है कि सार यहाँ पर सीयर पावर में ट्रायल आई से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है।
दोनों रैंकेट हैं लेकिन सार पीक के बहुत क्लोज है। गोल्डन लांस वेब से मेल्ट हो जाते हैं लेकिन ये आई कोई इमोशन नहीं दिखाता। वो अपना कोर लॉ यूज करता है, लाइट ऑफ द जजमेंट, और एक थिन वाइट स्ट्रिक आई के सेंटर से निकलता है, स्पेस को एस्ट्रल प्लेन में पुश करते हुए, सराउंडिंग प्लान्स को थ्रेट करते हुए। ये जजमेंट की पावर सार को सीरियसली फाइट करने पर मजबूर कर देती है। उसका अराउंड टेरिफाइंग एनर्जी स्टॉर्म बनते हैं, एक वॉर्टेक्स लाइट को एब्जॉर्ब करता है। अचानक सार के माइंड में एक वॉइस सुनाई देती है, बेवकूफ़ औरत, तुमने सच में शैडो वर्ल्ड छोड़ दिया। एक लग्जरियस क्लॉथिंग पहना ओल्ड मैन का इमेज उसके सामने अपीयर होता है। सार समझ जाती है कि ये एक स्पिरिचुअल अटैक है, नहीं बल्कि उसकी ट्रू सोल पे ही एक अटैक है। शैडो का एक लेयर उसे तुरंत यहाँ पर घेर लेता है। ये वॉइस है यूरी, जो खुद को स्पिरिट ग्रैंड मास्टर बताता है, कहते हुए कि कोई पावर उसकी सोल एनर्जी को रोक नहीं सकती। सार अपनी दांत चबाते हुए, मतलब ओठ चबाते हुए, फिर कॉन्फिडेंटली स्माइल करती है। एक और मिल गया। यूरी उसे कंटिन्यूसली अटैक करता है। उसका क्लेम है कि वो उसके माइंड की टेरर और वीकनेस देख सकता है। सार के बॉडी को कंट्रोल ग्रेजुअली वीक हो जाता है, जैसे दो व्हील उसकी बॉडी में कंट्रोल के लिए फाइट कर रही हो। सार चिल्लाती है, कितनी बेवकूफ़ी! क्या तुम्हें लगा तुम सच में मेरा माइंड देख सकते हो? बाहर आओ। उसकी टेरिफाइंग सोल फोर्स एक जाइंट इनविजिबल वेब की तरह स्प्रेड होती हैं। ब्लैक लाइटनिंग का एक स्ट्रिक स्काई में अपीयर होता है और एक ओल्ड मैन इंपीरियल रोब्स में रिवील होता है। सार अपनी शैडो फोर्स से अपना हाथ ट्रांसफॉर्म करती है, डिविनिटी और मैजिक के इफेक्ट कंबाइन करते हुए। कम से कम एक रैंक 7 स्पेल जितना पावरफुल, ये शैडो फोर्स एक ब्लैक सिकल में बदल जाता है, जो यूरी की नेक के पीछे स्लैश करता है। ब्लेड एकदम साइलेंटली कट करता है। ब्लैक लाइन वर्ड में यहाँ पर पूरे दुनिया में फैल जाती है। यूरी का बॉडी मेल्ट हो जाता है, उसकी इम्पीरियल रॉब्स ऐश में बदल जाती हैं, उसका बॉडी रिफॉर्म होता है, एक टेरिफाइंग स्पिरिचुअल सकिंग मास्टर जिसके नज़रों हजारों सर हैं। नम्बरस बहुत ज़्यादा सर उसके साथ, लेकिन 100 से ज़्यादा उसके सर सर जो हैं एक साथ एक्सप्लोड हो जाते हैं। येलो पज बहते हुए सार का अटैक उसे बैडली इंजर्ड कर चुका था। ट्रालाई एकदम कहता है, मैं तुम्हें जज करता हूँ। लाइट ऑफ द जजमेंट सार के सामने आता है, वोटेक्स से ब्रेकआउट करते हुए। उसका ब्लैक क्लोथिंग उसे ब्लॉक करता है, लेकिन सार उसका राइट ग्लोब में ना पाउडर में बदल जाता है, उसका वाइट ग्लोब, और दर्द उसके फेस पे दिखता है। यहाँ पे सार पे ना एकदम यहाँ पर तरस आता है। वो शैडो वर्ल्ड से बाहर है। अब उसकी ओरिजिन फोर्स उसकी सपोर्ट नहीं कर रही। वो अकेले एक रैंकेट से तो जीत सकती है, लेकिन दो से फाइट करना मुश्किल है, और तीन से सिर्फ तब पॉसिबल है अगर वो पीक रैंकेट हो या किसी एनिमी की स्पेसिफिक वीकनेस टारगेट कर सके। तभी डार्कनेस का एक मतलब एक बंडल सार के नीचे यहाँ पर फेंका जाता है, अपना एकदम मुंह वाइड ओपन करते हुए। यहाँ पर मुझे तुम्हारी शैडो फोर्स बहुत पसंद है। यह है मासा, जो इंजर्ड सार को देखते हुए मूव करती है। उसकी वॉइस में ग्रीड और वायलेंस है, बिल्कुल उस पीसफुल लेडी से डिफरेंट जैसे लेलिन पहले मिला था, जैसे स्नो वाइट के बुड्ढी विच बन गई हो। मासा डार्क वर्ल्ड से आई है, और यहाँ पर शैडो के लॉ से उसका डीप कनेक्शन है, जो उसे सार पे नेचुरल एडवांटेज देता है। अब तीन रैंकेड बिंग सार को ट्रायंगल में सराउंड कर चुके हैं। सिचुएशन एक कंप्लीट डेडलॉक लग रही है। यूरी कहता है कि ये शैडो वर्ल्ड नहीं है, सार अकेली है, और तीनों के अगेंस्ट लड़ना इम्पॉसिबल है। सबको अटैक करने का सिग्नल देता है, ये कहते हुए कि उसे सार के मेन बॉडी का ब्रेन चाहिए। ट्रायल आई एक छोटा गोल्डन आई खुद से सेपरेट करता है, जो शैडो वर्ल्ड में गिर जाता है। मैसेज है, ऑल स्नेक को इन्फॉर्म करो, उसे लेलिन के साथ रस करने को कहो। यही सबसे डिपेंडेबल मेथड है। रेड विला में स्नेक डॉगर और लेलिन बालकोनी पे खड़े हैं। उनके एक्सप्रेशन बदल जाते हैं जब एक गोल्डन मेटियोर जमीन पे गिरता है। लेलिन रियलाइज करता है कि जार इम्प्रिंट की ऑरा इस तरह भी यूज हो सकती है। उसने कुछ नया सीखा। गोल्डन लाइट दो हिस्सों में स्प्लिट होकर स्नेक डॉगर और लेलिन की आंखों में इंटर करता है।
उन्हें एस्ट्रल प्लेन के इवेंट दिखाते हुए जैसे उन्होंने खुद एक्सपीरियंस किया हो। लेलिन हाफ स्माइल के साथ पूछता है कि लगता है उनके जीतने का ग्रेट चांस है, क्योंकि सार ने शैडो वर्ल्ड की रेनफोर्समेंट छोड़ दी है। स्नेक डॉगर का क्या ख्याल है? स्नेक डॉगर कंफर्म करती है कि उसका भी सेम थॉट है। सार इतनी आसानी से डिफीट होने वाली नहीं है, डेफिनेटली कुछ प्लॉट है। वो तुरंत ऑर्डर भेजने का डिसाइड करती है उन्हें रिट्रीट करने के लिए। लेकिन लेलिन अपना सर हिलाता है। उसे लगता है कि इसका कोई यूज नहीं है। मासा को शैडो लॉज की ज़रूरत है अपनी डार्कनेस कॉम्पनसेट करने के लिए, और यूरी भी बहुत एनवियस है। ऐसी सिचुएशन में जब सब कुछ इतना अच्छा जा रहा है, स्नेक डॉगर वरी स्माइल के साथ कहती है कि चाहे कुछ भी हो, उन्हें ट्राई तो करना ही चाहिए, वरना फ्यूचर प्लान मुश्किल में हो जाएंगे। वो जार स्पेक्टर इम्प्रिंट में कुछ वर्ड विस्पर करती है। दोनों बीइंग ऑफ लॉ, लेलिन और स्नेक डॉगर रेड विला की बैल्कनी से स्काई की तरफ देखते हैं, एक कॉस्मिक बैटल को एब्जॉर्ब करते हुए। स्नेक डॉगर पूछते हैं कि सार क्या स्कीमिंग कर रही है। लेलिन एक्सप्लेन करता है, एक रैंकेट बिंग को मारना बहुत मुश्किल है, चाहे वो बैटल में स्ट्रॉन्ग ना भी हो। वह बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं। सिर्फ हैवीली इंजर करना भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। लेकिन सार डिफरेंट है। उसकी एम्बिशन एक्सट्रीमली वाइल्ड है। उसका गोल इतना सिंपल नहीं हो सकता। उसकी सबसे बड़ी पावर है शैडो वर्ल्ड और शैडो व्हीप का सपोर्ट। लेलिन के आइज ब्राइट हो जाते हैं। क्या वो अपने सारे एनिमीज को एक साथ शैडो वर्ल्ड के अंदर खींच सकती है? अगर ऐसा है तो ट्रायल आई और बाकी तो डेथ के खतरे में हैं। शैडो स्नेक डॉगर सोचती है, फिर सर हिलाती है, कहती है कि ये इम्पॉसिबल है। रैंकेट के लिए टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन सेटअप करना बहुत मुश्किल है, और अगर ट्रायल आई और बाकी दो को पता चल जाए कि उन्हें टेलीपोर्ट किया जा रहा है, तो वो इंटरफेयर करके टेलीपोर्टेशन फेल कर देंगे। लेलिन अपने इंटेलिजेंट आइज के साथ कहता है, जितना ज़्यादा तुम सोचती हो कि ये इम्पॉसिबल है, उतना ज़्यादा मुझे लगता है कि ये पॉसिबल है। वो एक्सप्लेन करता है, उसमें और भी ना तरीके हैं। अगर तुम्हें माउंटेन तक जाना है, तो तुम माउंटेन को भी अपने पास ला सकती हो। स्नेक डॉगर का एक्सप्रेशन बदल जाता है। उसे समझ आ जाता है कि मतलब क्या है। वो चिल्लाती है, हमें उन्हें अभी तुरंत बताना होगा। लेकिन लेलिन सर हिलाता है हेल्पलेसली। उसे लगता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, लेकिन उसकी आंखों में स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट है। ऐसी क्रेजीनेस और ब्रेवरी, सब कुछ एक ही बेट में डाल देना, ये सच में मिस्ट्रेस ऑफ द नाइट है। अचानक स्काई में एकदम सन रोर करने लगता है, पहले से ज़्यादा लाइट और हीट रेडिएट करते हुए, कंटिन्यूसली एक्सपेंड होते हुए। इसी वक्त पूरे एम्पायर में अर्थक्वेक और सुनामीज शुरू हो जाते हैं। ज़मीन फट जाती है, डीप एकदम गड्ढा वड्ढा रिवील होता है, और हर हार्बर फ्लोड हो जाता है। सिर्फ कुछ सेकंड में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, और ये सिर्फ सरफेस पे है। एस्ट्रल प्लेन से शैडो वर्ल्ड को देखने वाला कोई भी देखेगा कि वो अलाइव हो गया है, जैसे सांस ले रहा हो। ट्रालाई अपना मैसेज सेंड करता है, ऑल स्नेक ने हमें तुरंत लीव करने का कहा है। वो कहता है कि डेंजर है। उसका इनोमरस बॉडी मिड एयर में फ्लोट कर रहा है। उसकी आइज से जो एक वर्ल्ड जितनी बड़ी है, कंटिन्यूसली लाइटनिंग से फ्लिकर कर रही है। उसमें सार का फेंट रिफ्लेक्शन दिखता है। सार अब एक ब्लैक लोटस की तरह लग रही है। तीन एनिमीज के अटैक से एकदम बहुत ज़्यादा जख्मी हो चुकी है। यूरी और मासा डिसएग्री करते हैं, कहते हैं कि सिर्फ थोड़ी देर और इंड्योर करना होगा। ये दोनों सार से बहुत फ़ायदा उठाना चाहते हैं, इसलिए इतनी आसानी से गिव अप नहीं करना चाहते। ट्रायल आई बाकी तीन एनिमीज की रिक्वेस्ट कंसीडर करके डिसाइड करता है। तीन हेल्पिंग हैंड मिले, मैं लीव कर रहा हूँ। यूरी और मासा दांत पीस के एग्री कर लेते हैं, एक दूसरे को देखते हुए। मासा गुस्से में बोलती है, ये स्नेक डॉगर, अगर वो शुरू में हमारा साथ आती तो हमें मिस्ट्रेस ऑफ द नाइट को ख़त्म कर दिया होता हमने। मासा का स्पिरिट डार्कनेस में बहुत वेंजफुल है, स्नेक डॉगर के अगेंस्ट गरज रखता है। अचानक मासा अपनी बात रोक देती है, नहीं, कुछ गलत है। मेरी ट्रू सोल पे ये शैडो क्यों ओवरकास्ट है? यूरी शॉक हो जाता है, चाहे वो खुद एक सोल स्पेशलिस्ट हो।
फिर भी अपनी एबीएस ट्रू सोल में भी वही शैडो देखता है। ये एक्सट्रीमली एरी है। वो गुस्से में चिल्लाता है, मैं एक सोल स्पेशलिस्ट हूँ, फिर भी मेरी ट्रू सोल पे शैडो कास्ट हो गया है और मुझे पता भी नहीं चला। बैरियर तोड़ते हुए कह रहा था वो। एक फॉरवर्डिंग सेंस ऑफ डेंजर उसकी सोल पर, ट्रू सोल पे छा जाती है। ये उसे मार भी सकता है। अब वो स्नेक डॉगर के वार्निंग से एग्री करते हैं। बहुत बुरा हुआ, चलो निकलते हैं। सारून की तरफ हाथ वेव करके सरकास्टली बोलती है, काफ़ी कमज़ोर हो। बीइंग ऑफ लॉ होते हुए भी तुम्हारी डिटेक्शन और लॉज यूज करने की एबिलिटी उस मैगस और ऑल स्नेक से बहुत कम है। वो कभी मेरे सोल शैडो से कंफ्यूज नहीं होते। वो एक शॉकिंग बात कहती है, और क्या तुम्हें नहीं लगता अब लिव करने में बहुत देर हो चुकी है? इट्स हैज बिगेन। एक ज़बरदस्त बूम होता है। पूरा शैडो वर्ल्ड एस्ट्रल प्लान में सरफेस पे होता है। उसकी बाउंड्रीज कंटिन्यूसली यहाँ पर कोरोड होने लगती हैं ओरिजिन फोर्स के साथ सांस लेते हुए। शैडो वर्ल्ड की बाउंड्रीज अचानक एक्सपेंड होती हैं। एक टेरिफाइंग मॉन्स्टर बन जाता है जो सब कुछ डेवोर कर रहा है। एस्ट्रल प्लेन के अराउंड की हिस्से, स्पाशियल स्टॉर्म रिफ्ट, मेटियोर, यहाँ तक कि स्मॉल प्लेन्स भी सब डेवोर हो जाते हैं। शैडो वर्ल्ड कितना पावरफुल है? ये एस्ट्रल प्लेन का स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ल्ड है। सिर्फ मैगस वर्ल्ड और वर्ल्ड ऑफ द गॉड्स के अलावा इसकी मॉन्स्टरस बाउंड्रीज एक्सपेंड होते हुए अराउंड के डायमेंशन को एनालाइट हो जाते हैं। ये ऑलरेडी हाफ फोल्ड बढ़ चुका है और तीनों बीइंग ऑफ लॉ ऑलरेडी इसके बाउंड में आ चुके हैं। बिना पूरी सी ऑफ ओरिजिन फोर्स से न फाइट करने की स्टैंड के, ये बिना इंस्टेंट में हाफ वर्ल्ड कवर करने की एबिलिटी है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि बिना पूरी सी ऑफ ओरिजिन फोर्स लगाए हुए फाइट करने की स्ट्रेंथ इतनी ना हो तो इंस्टेंट हाफ वर्ल्ड कवर ना कर सकें। हाफ वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने की या कवर करने की पावर तुम्हारे पास ना हो तो उनके पास ना स्केप करने का कोई रास्ता नहीं था। एक वर्ल्ड ओरिजिन फोर्स की टाइड बनती है जो एक सुनामी से हजारों गुना ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। शैडो वर्ल्ड ने इंस्टेंट में 4 बीइंग ऑफ लॉ को कंज्यूम कर लिया। यूरी और बाकी के एक्सप्रेशन तुरंत बदल जाते हैं क्योंकि ये स्वालिंग सप्रेशन के साथ आया था। शैडो वर्ल्ड अपनी बहुत सारी ओरिजिन फोर्स यूज करने के बावजूद अब भी एक पावर हाउस है। उसके पास इतनी रिजर्व है कि वो रैंकेट एग्जिस्टेंस को इजीली सप्रेस कर सके। वर्ल्ड के पावरफुल इंटेंट के अंडर सारा ओरिजिन फोर्स, वाइटलिटी, एलिमेंट्स, एनर्जी पार्टिकल्स, सब कुछ शैडो वर्ल्ड से, तीनों बीइंग से सेपरेट हो जाते हैं। वो सिर्फ अपनी खुद की रिजर्व पे रिलाई कर सकते हैं, लेकिन उनके लॉ भी सप्रेस हो गए हैं। वो पहले से कई गुना ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं। ट्रालाई पूछता है, वर्ल्ड का एडवांसमेंट, तुमने एक्चुअली शैडो वर्ल्ड को फोर्सफुली एडवांस कराया। ये क्रेजी है। क्या शैडो वर्ल्ड को अपनी ओरिजिन फोर्स ख़त्म होने का डर नहीं है? उसने तुम्हें ये करने को क्यों दिया? एक लार्ज वर्ल्ड को एडवांस करना उसे ड्रीम स्केप के बराबर बना सकता है। बिना सफिशिएंट एनर्जी के ऐसा करना कुछ अच्छा नहीं लगेगा, मतलब लाएगा। ज़्यादातर वर्ल्ड डेजोलेट और बैरन बन जाएंगे और अब शैडो वर्ल्ड ने फोर्सफुली एडवांस किया है। बिना इनफ ओरिजिन फोर्स के शैडो विल ही सफ़र करेगा। सार हंसती है और बोलती है, क्योंकि मैं खुद शैडो वर्ल्ड की विल रिप्रेजेंट करती हूँ। वो एकदम एकदम ना यहाँ पर एक कदम आगे बढ़ती है। उसके सामने जो भी था शैडो वर्ल्ड ने कंज्यूम कर लिया, और वो खुद इसका कोर मानी जाती है। एक ह्यूज अमाउंट ऑफ ओरिजिन फोर्स यहाँ कॉन्वर्ज हो जाता है। चाहे यहाँ पर ना वो कितनी भी कमज़ोर क्यों ना हो गई हो, ये ओरिजिन फोर्स सार को उसकी पावर के पीक तक पहुंचाता है। सी ऑफ ओरिजिन फोर्स के अंदर उस पैलेस के क्रिस्टल पर एक क्रैक अपीयर होता है जिसमें सार की ट्रू बॉडी है। अब जब उसने वर्ल्ड की ओरिजिन फोर्स को उसकी विल की तरफ से एक्टिवेट किया है, उसकी स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट रैंक 8 के पीक तक पहुंच जाती है। दूसरी तरफ ट्रालाई और बाकी वीकेंड हो जाते हैं, ऑलमोस्ट रैंक 8 के नीचे गिर जाते हैं। टेबल्स कंप्लीटली टर्न हो जाता है। तीनों ना यहाँ पर भागने के लिए चिल्लाते हुए वर्ल्ड के एज से निकलने की यहाँ पर कोशिश करते हैं।
सार स्माइल के साथ कहती है, तुम मेरे घर आए हो, मैं तुम्हें बिना प्रॉपर अटेंड किए कैसे जाने दूँ? वो अपने हाथों को एक जीथर मास्टर की तरह मूव करती है। शैडो वेव का एक ट्रू फॉर्म रिवील होता है, जो उससे पहले वाले से डिफरेंट है। ये वेव पूरे शैडो वर्ल्ड में एकदम बहुत ज़्यादा ना पावरफुल है। ओरिजिन फोर्स के सपोर्ट से एम्पायर के कॉमनर को भी स्पेल कास्ट करने देता है। तीनों बीइंग ऑफ लॉ अब जैसे एक नेट में ना फिश की तरह फंसे हैं। ओरिजिन फोर्स से रेपल होते हुए वो एकदम केज बिस्ट पिंजड़े में ना फंसे हुए महसूस कर रहे थे। सार यहाँ पर वॉल्व करते हुए आती है, एक बड़ी स्माइल के साथ बोलती है, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। तो क्या अगर ओरिजिन फोर्स यहाँ पर कमजोर हो जाए, जब तक तुम तीनों सेक्रीफाइज ना हो जाओ, ज़्यादातर ओरिजिन फोर्स रिप्लेनिश हो जाएगा। मतलब ये है कि ना इन तीनों को मार के वो ना ये ओरिजिन फोर्स को बढ़ाना चाहती है, जो अभी ख़त्म हुआ है। अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है लेलिन रेड विला में। एक इनविजिबल बैरियर का प्रोटेक्शन में लेलिन सांस लेता है। ये सच में एक वर्ल्ड एडवांसमेंट है। वो तीनों डेंजर में हैं। स्नेक डॉगर इंडिफरेंट से कहती है कि उन्होंने उन्हें पहले ही वार्निंग दे दी थी ट्रैप के बारे में। कम से कम उनमें से एक तो स्केप कर पाएगा। लेलिन ना यहाँ पर अपना चीन चलाते हुए ऐड करता है, मासा की चांसेस सबसे कम है। उसका एलिमेंट सबसे ज़्यादा सप्रेस होता है। इस वर्ल्ड के बाहर वो शैडो को डार्कनेस से कंट्रोल कर सकती है, लेकिन अंदर चीज़ें स्विच हो जाती हैं। चाहे सार बाकी दो को ना पकड़ पाए, मासा डेफिनेटली स्केप नहीं कर पाएगी। वो तो मरना ही मरना है उसको। यहाँ पर स्नेक डॉगर ना लेलिन से पूछती है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट उन्हें रेस्क्यू करने के लिए बाइंड करता है, तो क्या वो मूव करने की तैयारी नहीं कर रहा? उनके अराउंड ना लॉ की पावर वीकन हो रही है, जो उनके एग्रीमेंट वायलेंट करने का पेनल्टी है। चाहे इसमें कोई यहाँ पर ना बच भी नहीं सकता। सिर्फ एक हल्का पावर ड्रॉप हो जा मतलब होगा, वो लोग नहीं करेंगे तो भी लेलिन हैंडल कर सकता है ये सब कुछ, इतना कम पावर ड्रॉप को। लेलिन अपना सर हिलाता है और बोलता है, अभी नहीं, सार सिचुएशन कंट्रोल कर रही है और शैडो वर्ल्ड के अंदर वो अभी इनविजिबल है। सार एक गॉडेस है जिसका एक प्लान है अपने सारे प्रॉब्लम एक ही बार में सॉल्व करने का। अगर वो अभी रस करते हैं तो वो भी उसके ट्रैप में फंस जाते हैं। स्नेक डॉगर भी ना इस क्रेजी और सैवेज गॉडेस के सामने यहाँ पर कमज़ोर लग रही थी। मतलब वो समझ जाती है। अचानक स्काई में ना लार्ज ब्लैक क्लाउड कवर होते हैं, क्रिम्सन लाइटनिंग फ्लैश होती है और एक ब्लड रेन स्टॉर्म शैडो वर्ल्ड पे गिरता है। लेलिन महसूस करता है कि ना पूरी दुनिया चीयर कर रही है। मतलब कमज़ोर हुई वर्ल्ड ओरिजिन फोर्स रिकवर हो रही है डेंजरस लेवल से पहले। स्नेक डॉगर अचानक यहाँ पर बोलती है, मासा गिर चुकी है। मैंने उसकी ट्रू सोल को एनालेशन में महसूस किया। सार की कनिंग और पावर उनकी इमेजिनेशन से बहुत ज़्यादा थी, जिससे उनका कॉन्फिडेंस एकदम कम हो जाता है अपने प्लान में। कुछ देर बाद एक दूसरी ना रेन स्टॉर्म स्ट्राइक करती है। वर्ल्ड के इंटेलिजेंट क्रिएचर एक टेरिफाइंग रोर में यहाँ पर ना पेन महसूस करते हैं। मिस्ट्रेस ऑफ द नाइट, ऑल स्नेक, तुम यूरी भी स्केप नहीं कर पाया। और यूरी की डेथ के बाद वेस्टर्न स्काइज में एक गोल्डन लाइट चमकता है और एक पैंथम वर्टिकल आई मिड एयर में अपीयर होता है। ट्राल ट्राल ट्राल, वायलेंट लाइटनिंग शैडो वेव टीयर करती है और ये ह्यूज आई इंस्टेंटली दो हिस्सों में स्प्लिट हो जाते हैं। एक शैडो वेव के सराउंडेड रह जाता है, दूसरा वर्ल्ड के बाउंड से स्केप करके एस्ट्रल प्लेन में निकल जाता है। लेलिन यहाँ पर बोलता है, ट्रॉल आई स्केप कर गया, लेकिन सीरियस इंजरी के साथ। दो गिर गए हैं, एक हैप्पी इंजरी के साथ भाग गया है। तीन बीइंग ऑफ लॉ ने एक पल में अपनी पावर खो दी। ऐसी एफर्ट और स्कीमिंग सच में मिस्ट्रेस ऑफ द नाइट के वर्दी है। स्नेक डॉगर के हाथों में जार का इम्प्रिंट अचानक सेटर हो जाता है। वो बताती है कि ट्रालाई ने न्यूज़ मिली है उससे। वो पुर्गाटरी वर्ल्ड में वापस जाने का प्लान कर रहा है और वापस नहीं आएगा। लेलिन यहाँ पर नोट करता है,
ट्रॉल आई इस बार बहुत अनलकी रहा। चाहे बाकी तो से ना कंपेयर करें तो वो लकी ही कहा जाएगा, लेकिन वो ऐड करता है कि बिना प्रॉपर प्रिपरेशन के वर्ल्ड वर्ल्ड एडवांस करना वर्ल्ड विल्ड के लिए सुसाइडल बिहेवियर है। इससे वो कंक्लूड कर सकता है कि सार के पास वर्ल्ड का 50% से ज़्यादा कंट्रोल है। वर्ल्ड का एडवांसमेंट कोई मजाक वाली बात नहीं है। चाहे साइज में एक्सपेंड हो, अगर करंट शैडो वर्ल्ड भी मतलब ना इनफ ओरिजिन फोर्स एक्यूमुलेट किए या सिविलाइजेशन में प्रोग्रेस किए बिना एडवांस करता है, तो उसे ग्रेटर डेंजर्स फेस करना पड़ेगा। वो सिटीज जो पहले एलिमेंटल पावर से भरी हुई थी, उनमें ना एनर्जी कॉन्सेंट्रेशन ड्रॉप हो जाती है। एडवांसमेंट की वजह से एक चेन रिएक्शन ट्रिगर होता है, जिसके इफ़ेक्ट अभी तक ना दिखने बाकी हैं। लेलिन सोचता है कि ना ये मूव पूरे ओरिजिनल शैडो वर्ल्ड का आधा हिस्सा बैरन बना देगा। सोयल अपनी फर्टिलिटी खो देंगे। बिना सफिशिएंट फूड के ह्यूमन को हैप्पी कैजुअलिटीज फेस करनी पड़ेंगी। इंटेलिजेंट क्रिएचर की काम होती है संख्या, और फ्लोर की मौत से वर्ल्ड विल्ड वीक हो जाएगा। और यहाँ पर इन्होंने जल्दी जल्दी कर दिया, तो यहाँ पर अभी इंटेलिजेंट क्रिएचर भी ना बहुत ज़्यादा कम है, तो उन लोगों की मौत होना तो पक्की है। और वर्ल्ड विल तो वैसे भी वीक हो जाएगा ही। मतलब वो खुद अपना नुकसान कर रहा है, अपनी खुद की सुसाइड कर रहा है। एक इंडिपेंडेंट वर्ल्ड विल कभी ऐसा नहीं करेगा। इसे मतलब इस बात से क्लियर है कि वर्ल्ड विल का मेजोरिटी हिस्सा अब सार के कंट्रोल में है। लेनिन को लगता है कि ना ये सिर्फ एक हाफ एडवांसमेंट है, सिर्फ साइज का एक्सपेंशन जिसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट कम है। इसलिए सिचुएशन स्टेबलाइज हो सकती है, चाहे वेयरली कुछ बीइंग ऑफ लॉ की सेक्रीफाइस के साथ। सीन शिफ्ट होता है एम्पियरल पैलेस में। प्रिंसेस लिंग अपने फादर एम्परर आरोगन के पास दौड़ती है। एम्परर कहता है कि वो न्यूज़ हैंडल कर सकता है। उसका सब कुछ एकदम इम्पेशेंटली ऑर्डर देता है वो। लिंग डीप ब्रेथ लेके बैड न्यूज़ देती है। डाटा बताता है कि ये एक लेवल 9 अर्थक्वेक है। पूरी कैपिटल का आधा हिस्सा ऑलरेडी रुइन हो चुका है। बाकी सिटीज़ का डाटा अभी नहीं है, लेकिन वहाँ भी सिचुएशन अच्छा नहीं लग रहा। कई कोस्टल सिटीज़ से कॉन्टैक्ट टूट चुका है, जिन्होंने अर्थक्वेक और सुनामीज दोनों फेस किए हैं। एस्टिमेटेड मुताबिक ना एस्टिमेट मतलब यहाँ पे एवरेज के मुताबिक 10 बिलियन से ज़्यादा सिटीजन अफेक्टेड हुए हैं। डैमेज पूरे एम्पायर में स्प्रेड है। ये उनकी इकोनॉमी के लिए एक फैटल ब्लो है। एक्सपर्ट कहते हैं कि फेमिनी और प्लेग उनके फूड रिजर्व ख़त्म कर देंगे। वर्स्ट केस सिनारियो में लिंग अपनी बात कंटिन्यू नहीं कर पाती, लेकिन उसकी ट्रेवलिंग वॉइस सब कुछ ना क्लियर कर देता है। ये डिजास्टर पूरे एम्पायर को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफ़ी है। एम्परर आरोगोन ये न्यूज़ सुनते ही ना उल्टा काम हो जाता है। उसकी हंसी एक इंजर्ड वुल्फ जैसी है। वो पूछता है, ग्रेटर मास्टर, क्या तुम हमें एवोडेंट करने की तैयारी कर रही हो? उसका एकदम एक्सप्रेशन अल्टीमेटली मैडनेस में बदल जाता है। वो कहता है, लिंग, क्या ये सबसे अच्छी चांस नहीं है? चाहे हम कितने भी कोशिश करें, पूरा एम्पायर डिस्ट्रक्शन के फेस से नहीं बच सकता। बेहतर है हम खुद ये करें। लिंक साइलेंटली सोचती है, एक्चुअली उसके फादर की बात में ना सेंस है। ये टेरिफाइंग डिजास्टर एम्पायर की डिस्ट्रक्शन का रूट कॉज होगा। एनीवे, लेकिन अगर ट्री ऑफ द लाइफ प्रोजेक्ट इनेट हो जाए, तो पूरा एम्पायर इमोटल बन सकता है और रेबल्स एग्जिस्टेंस को वाइप आउट कर सकता है। एम्परर अपी अपनी न आँखों में न स्पार्क के साथ और भी ज़्यादा न कुछ रिवील करता है, और वो कहता है कि न आखिरी वॉइस में, तुमने भी सुनी थी ना, ऑल स्नेक वापस आ चुका है, एक अननोन एग्जिस्टेंस के साथ। ये एरी के बुक ऑफ सैल्वेशन की प्रोफेसी के एग्जैक्टली अकॉर्डिंग है। लिंग सोचती है कि ये सच में एक मतलब ना बहुत ज़्यादा ना पावरफुल पावर है। अगर जिस डिजास्टर ना होता तो शायद वो इसके एग्जिस्टेंस पे ही यहाँ पर ना शक करती, स्पेशली ऑल स्नेक के नाम। एरी की प्रोफेसी में बिल्कुल यही था। एम्परर बुदबुदाता है, हमारी एंशियंट मिस्ट्रेस के अराइवल के साथ रेवेलियन की फ्लेम्स उठेंगी।
फिर अचानक वो वेव करता है, लिंक जाओ और रेवेल्स सोल्जर को बुक ऑफ सैल्वेशन के सेकेंड हाफ रिवील करो। लिंक हेजिटेट करती है, पूछती है कि क्या उसका क्या इंटेंशन है। रेवेल्स ऑर्गेनाइजेशन का एग्जिस्टेंस आर्मी में कोई सीक्रेट नहीं है। एम्परर एक्सप्लेन करता है, उसे न्यूज रेबल ऑर्गेनाइजेशन को रिलीज करना ही है ताकि वो एंशियंट मास्टर ऑल स्नेक का अटेंशन अट्रैक्ट करके उसे रेस्ट्रिक्ट कर सकें। इससे उन्हें ऑल्टरनेट ट्री ऑफ लाइफ कंप्लीट करने के लिए इनफ टाइम मिल सकता है। एरागोन की आंखों में कनिंग चमकती है। मल्टीपल बींग ऑफ लॉ के अगेंस्ट एक साथ स्कीम करना साफ नाइव पे डांस करने जैसा है। लिंग ने कुछ और देर के लिए हेजिटेट करने के बाद मैं फॉलो करूंगी बोल के चली जाती है। सीक्रेट चैम्बर के अंदर वो एक हाई प्लेटफॉर्म पे जाता है जहाँ पूरी कैपिटल का मेस दिखता है। और यहाँ पर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और शैडो वेव के प्रोटेक्शन के बावजूद सिटी का आधा हिस्सा डिस्ट्रॉय हो चुका है। 10 मिलियन से ज़्यादा लोग स्ट्रीट पे एमलेसली यहाँ पर घूम रहे हैं, रो रहे हैं। ये सोशल सिक्योरिटी पे सीरियसली इम्पैक्ट डाल रहा है। चाहे एम्पायर की डिजास्टर ना रिलीफ टीम अपनी वेल्थ का ना बाल पे मिलियन के यहाँ पर मतलब पैसों के ज़रिए ना उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मरे हुए को ज़िंदा तो नहीं कर सकते ना। डिजास्टर का स्केल ना उनकी लिमिट से बहुत ज़्यादा है। लिंग ने यहाँ पर अपनी आँखों से एक आंसू गिराते हुए सोचती है, क्या क्या ये ब्यूटीफुल और ग्लोरियस एम्पायर अपने ट्वाइलाइट में है? इस पाथ के अंत में क्या है? टोटल डार्कनेस या डाउन की रोशनी? सीन शिफ्ट होता है नाइट टाइम में। लेलिन और स्नेक डोर, जिन्हें अब ऑल स्नेक कहा जा रहा है, एक हॉल में बैठे हैं कैंडल लाइट डिनर डिनर को ना इंजॉय करते हुए। क्राउली यहाँ पर ह्यूमिलिटी और रिस्पेक्ट के साथ उन्हें सर्व कर रहा है। क्राउली एक्साइटेड होकर बताता है, ब्लड लाइन एलायंस के लोग उससे कांटेक्ट कर रहे हैं, उन्हें मिस्ट्रेस की गाइडेंस चाहिए। वो बताता है कि बॉबी ने कहा है कि एक रेबल सोल्जर ने उन्हें बुक ऑफ सैल्वेशन का एक पार्ट दिया है जिसमें मिस्ट्रेस के एग्जिस्टेंस डिटेल किया गया है। प्रोफेसी कहती है कि वो ही असली सेवियर है। स्नेक डॉगर अपनी आंखें जेंटली बंद करती है, कुछ सेंस करने की कोशिश करती है। ब्लाइंड एरी, फेमिलियर फिर भी स्ट्रेंज। ये प्रोफेटिक पावर, क्या वो प्रोफेट कैले का रीइंकारनेशन है? लेलिन पूछता है कि उनका प्लान क्या है। डिनर खत्म होने के बाद जेवियर, जो अब एक वेटर जैसा ना ड्रेस्ड है, टेबल क्लीन करता है और एक चेस बोर्ड रखता है। स्नेक डॉगर लेलिन की तरफ देखती है। लेलिन एक्सप्लेन करता है, हम अभी किंग और क्वीन हैं, बोर्ड के कोर की तरफ पॉइंट करते हुए। सबसे इम्पोर्टेंट कार्ड हमें इससे इतनी आसानी से वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसके बजाय कुछ प्यादे पहले भेज के मतलब यहाँ पर पानी को टेस्ट करना होगा। ये कहते हुए वो एक प्यादा उठाकर एक स्टेप आगे मूव करता है। बाहर दुनिया की लगी पड़ी है, ये लोग अंदर बैठकर खाना खाकर चेस खेल रहे हैं। वाह रे दुनिया। चलो वीडियो को एंड करते हैं, मिलेंगे हम अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।